नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 प्रमुख ढांचागत परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में 1800 करोड़ रुपए का नया बंदरगाह और 970 करोड़ रुपए की लागत का कोचीन शिपयार्ड का अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र शामिल है। इस अवसर पर पीएम ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने पुतुवाइपीन में इंडियन ऑयल के अत्याधुनिक एलपीजी आयात टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। पीएम ने कहा, आज जब भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र बन रहा है तो देश अपनी समुद्री शक्ति बढ़ा रहा है। पीएम ने कहा, देश की समुद्र शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। कहा, सागरमाला परियोजना जैसी पहल के माध्यम से बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने शहर के मरीन ड्राइव में भाजपा शक्ति केंद्र प्रभारियों की सभा को भी संबोधित किया। पीएम ने केरल के भाजपा कार्यकर्ताओं के जज्बे को सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस गरीबी हटाओ का केवल नारा ही लगाती रही, जबकि भाजपा ने अपने कार्यकाल में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा, अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उल्लास और उत्साह का वातावरण है। पीएम ने 22 जनवरी की शाम को श्री राम ज्योति जलाए जाने का भी आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने केरल के गुरुवयूर में भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने वहां सभी की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवयूर मंदिर में बटुकों को सम्मानित किया। इसके साथ ही पीएम ने गुरुवयूर मंदिर में नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद भी दिया। प्रधानमंत्री ने केरल के त्रिप्रयार श्री रामस्वामी मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने मंदिर में आध्यात्म रामायण का पाठ सुना और भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी का वर्णन भी सुना। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, समय के साथ साथ सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए उठाए गए हैं बड़े कदम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन की 12वीं आम सभा का उद्घाटन किया। कहा, विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आतंकवाद और निर्धनता जैसी चुनौतियां से साझा संकल्प, परस्पर सहयोग और समेकित दृष्टिकोण से ही निपटा जा सकता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश आधुनिक विश्व के लिए है बहुत आवश्यक। कहा, बौद्ध धर्म कई राष्ट्रों को एशिया और भारत के साथ जोड़ने में रहा है महत्वपूर्ण कारक। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अनुष्ठान का आज दूसरा दिन था। यजमान अनिल मिश्रा ने आज दोपहर में विधि विधान से जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक, कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धिनी पूजन की शुरुआत की। उन्होंने सरयू तट पर सपत्नीक पूजा की। कलश यात्रा और भगवान रामलला की मूर्ति का प्रसाद परिसर में भ्रमण हुआ। आज परिसर प्रवेश की रस्म आयोजित की गई। भगवान श्री राम की मूर्ति को अयोध्या राम मंदिर परिसर में लाया गया। खड़ी प्रतिमा में रामलला सरकार को 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है। मूर्ति का वजन 150 किलो से 200 किलो के बीच है। कल 18 तारीख को गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना होगी। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा कृष्णशिला पर निर्मित मूर्ति का चयन भगवान श्री रामलला सरकार के श्री विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के ये अनुष्ठान और कार्यक्रम 21 जनवरी तक चलेंगे। इस बीच नित्य प्रतिदिन गंध निवास, औषधि निवास, जल यात्रा समेत कई अनुष्ठान 21 जनवरी तक होंगे। भगवान श्री राम लला सरकार के गर्भगृह में स्वर्ण मंडित द्वार की स्थापना के साथ ही भूतल पर सभी 14 स्वर्ण मंडित द्वारों की स्थापना का काम संपन्न हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। उन्होंने कहा, अयोध्या का ये मंदिर विश्व शांति का केंद्र बनेगा।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने श्री राम मंदिर परिसर के आसपास तैयारियों का निरीक्षण किया। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम होगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला। शरद पवार ने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया। हालांकि शरद पवार ने निमंत्रण के लिए मंदिर समिति का आभार जताया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए निमंत्रण को व्यक्तिगत बताते हुए स्वीकार किया। कहा, राम भक्त होना कोई पाप नहीं है और वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का उद्घाटन किया। बेंगलुरु अयोध्या रूट पर पहली फ्लाइट सुबह 8:05 पर रवाना हुई और 10:35 पर अयोध्या पहुंची। कोलकाता और अयोध्या के बीच के मार्ग पर उड़ान सुबह 11:05 पर अयोध्या से उड़ान भरेगी और दोपहर 12:50 पर कोलकाता पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान में शामिल होते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में खड़े गणेश मंदिर परिसर में सफाई की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में स्वच्छता तीर्थ अभियान में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर मंदिर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। शिवराज सिंह ने गणेश मंदिर परिसर में सफाई की। वहीं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने करोल बाग के शिव मंदिर में स्वच्छ मंदिर अभियान में हिस्सा लेते हुए सफाई की। छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी को भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। यहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यहां उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश राममय है। कर्नाटक के बेलगावी से भाजपा नेता अभय पाटिल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वितरण के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर 4 लाख लड्डू तैयार किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हुए। इस दौरान जन भागीदारी 15 करोड़ के पार हो गई है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा 36 राज्यों संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 9,350 शहरी क्षेत्रों और 2,18,345 ग्राम पंचायतों तक आईईसी वैन पहुंच चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश प्रदेश में अंत्योदय के सपने को पूरा कर रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया के पकहा गांव में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची तो कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग स्वागत करने पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ टोंक जिले में स्थित वनस्थली विद्यापीठ के 40वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं को मानक उपाधियां प्रदान की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में एक विशाल रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों ने मोहन यादव के ऊपर पुष्प वर्षा की। बहुप्रतीक्षित पुरी श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प या श्री जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारे को जनता के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महायज्ञ की पूर्ण आहुति संपन्न करने के ठीक पहले 800 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना का उद्घाटन किया। 4000 करोड़ रुपए की लागत के इस तीर्थ स्थल शहर को विश्व विरासत शहर में परिवर्तित करने की राज्य सरकार की ये एक महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है। सीबीआई ने मणिपुर में एमपीटीसी से हथियार और गोला बारूद लूटने के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 4 मई 2023 को मणिपुर के इम्फाल के पांगेई में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज एमपीटीसी से हथियारों और गोला बारूद की लूट हुई थी। इसी से संबंधित एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कामरूप गुवाहाटी असम की अदालत के सामने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत पर फैसला सुनाएगा।
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान शीतलहर जारी रह सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात सेवाएं प्रभावित हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह कड़ाके की ठंड रही और न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाली कई उड़ानों में देरी हुई। कोहरे के कारण दिल्ली में कई ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत अर्थव्यवस्था और एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के तौर पर अपनी स्थिति को और मजबूत बना रहा है। विश्व आर्थिक मंच में भारत की मौजूदगी 4 अलग अलग केंद्रों पर विशेष रूप से चिन्हित की गई है। ये स्थान प्रत्येक वैश्विक निवेशकों के लिए भारत में अवसर और इसकी विकास गाथा को प्रदर्शित कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ये कहना गलत है कि भारत ने डी-डॉलरीकरण की दिशा में कदम उठाया है। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में केंद्रीय बैंक के प्रयास का मकसद डॉलर को हटाना नहीं है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डीप फेक पर मशविरा पत्र के अनुपालन में गड़बड़ी के बीच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, समस्या से निपटने के लिए आने वाले समय में सख्त आईटी नियमों को अधिसूचित किए जाने की संभावना है। भारत में अपने कारोबार का विस्तार करते हुए एप्पल ने बेंगलुरु में एक नया ऑफिस खोला है। इसके साथ ही आईफोन निर्माता ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के साथ देश में अपनी स्थिति मजबूत की है। एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज आउट लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दूसरे देशों में यूपीआई के परिवर्तनकारी प्रभाव का विस्तार करना है। एक ताज़ा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि भारत में लगभग 10 में से 9 पेशेवर आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद 2024 में नई नौकरी पर विचार कर रहे हैं। पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के अनुसार 2023 की तुलना में संख्या में 4% की वृद्धि हुई है। सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 2,300 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,700 रुपये प्रति टन कर दिया। ये कर घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के तौर पर लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 0 पर बरकरार रखा गया है। नई दरें 16 जनवरी से प्रभावी हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट का रुख है। ब्रेंट क्रूड $78 प्रति बैरल और WTI क्रूड $72 प्रति बैरल के करीब है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। आज शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1628.01 अंक गिरकर 71,500 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 460 अंक टूटकर 21,571 अंक पर पहुंच गया।
आज आईटी सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। बैंक इंडेक्स 4% और ऑटो, धातु, तेल और गैस, रियल्टी 1-2% नीचे गिरकर बंद हुए। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में 1% की गिरावट आई। सराफा बाजार में भी आज गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत में 100 से 150 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमजोरी दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमत में भी आज गिरावट देखने को मिली। भारत में यात्रा में वृद्धि की वजह से दिसंबर 2022 और 2023 के बीच पर्यटन और आतिथ्य नौकरियों के लिए नियुक्तियों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। ये खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव में एक बार फिर मिसाइल हमला किया। खार्किव के एक आवासीय परिसर में हुए हमले में 17 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि रूसी मिसाइलों ने 3 मंजिला इमारत पर हमला किया। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में स्थित खार्किव को रूसी सेना ने लगातार निशाना बनाया है। नाइजीरिया के ओयो राज्य में स्थित एक बिल्डिंग में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस विस्फोट में दर्जनों लोग घायल हो गए। थाईलैंड में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये विस्फोट मुआंग जिले के ताम्बोन सलाखाओ के एक गांव में हुआ। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक बम विस्फोट में एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम 9 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश ईरान पर उसके हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की बात कही और इसके गंभीर परिणाम की चेतावनी भी दी। ये बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया। जापान के इशिकावा प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 232 हो गई। चीन में जनसंख्या वृद्धि दर में आ रही है गिरावट। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से ये बात सामने आई है कि 2023 में चीन की आबादी लगातार दूसरे साल कम हुई है। चीन में साल 2023 में आबादी में 20 लाख से अधिक की गिरावट आई है और चीन की जनसंख्या 140.9 करोड़ रह गई है। देश में घटती लोकप्रियता और जनता के बीच बढ़ते अविश्वास के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फिर से विश्वास बहाली के लिए लगातार प्रयासरत हैं। एक बड़े संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने देश में अनेक सुधारों पर बल दिया। कनाडा के कुछ हिस्सों में ध्रुवीय भंवर के बाद रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। कनाडा के अल्बर्टा में अंडे, नूडल्स और गर्म पानी जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं पूरी तरह से जमी हुई दिखाई दी। इससे पहले पश्चिम कनाडा के प्रमुख हवाई अड्डे वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने बर्फीले तूफान और कम तापमान के मद्देनजर 18 उड़ानें रद्द कर दी थीं और 40 में देरी हुई। दिल्ली में खेले जा रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारतीय चुनौती को जबरदस्त झटका लगा। दरअसल भारतीय बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत आज पहले दौर में ही हारकर बाहर हो गए। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग सात्विक की जोड़ी ने जीत के साथ शुरुआत की। चीनी ताइपे की जोड़ी को 21-15, 19-21, 21-16 से मात दी। भारत के स्टार शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने एक बार फिर कमाल किया है। प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाने वाले सुमित नागल ने बताया कि खुद पर भरोसा जीत का सबसे बड़ा कारण रहा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के चौथे दिन बड़ा उलटफेर हुआ। 16 साल की रूसी टेनिस खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में ऑन्स जावेओर को हराया। वहीं यूएस ओपन चैंपियन कोको गॉफ हमवतन कैरोलिन डोलेहाइट को हराकर तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। डेनमार्क की कैरोलाइन बोजनियाकी को भी दूसरे दौर में हार का दंश झेलना पड़ा। बोजनियाकी को रूस की ही मारिया टिमोफिवा ने 1-6, 6-4, 6-1 से हराया। हालांकि अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा ने अर्जेंटीना की नादिया पोडोरोस्का को 6-2, 6-3 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाने में सफलता हासिल की। वहीं बेलारूस की आर्यन सबालेंका भी तीसरे दौर में पहुंच गई। सबालेंका ने दूसरे दौर में एला सिडेल को 6-0, 6-1 से हराया। ग्रीस की मारिया सक्कारी का ऑस्ट्रेलियन ओपन में सफर हुआ समाप्त। दूसरे दौर में एलिना एवनेसियान ने 6-4, 6-4 से हराया।
उधर पुरुष वर्ग में टेलर फ्रिट्ज अपना मुकाबला जीतने में सफल रहे। फ्रिट्ज ने दूसरे दौर के मैच में ह्यूगो गैस्टन को 6-0, 6-3, 6-1 से हराया। यानिक सिनर भी अपना दूसरे दौर का मुकाबला जीतने में सफल रहे। सिनर ने दूसरे दौर में डच खिलाड़ी जेस्पर डी जोंग को 6-2, 6-2, 6-2 के सीधे सेट में हराया। रूस के आंद्रे रुबलेव ने भी मुकाबला जीतकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। रुबलेव ने अमेरिका क्रिस्टोफर यूबैंक्स को 6-4, 6-4, 6-4 के सीधे सेट में शिकस्त दी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने तीसरे दौर में बनाई जगह। दूसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्से पोपरिन को 6-3, 4-6, 7-6, 6-3 से हराया। एफए कप के तीसरे दौर के मैच में वोल्व्स और ब्रेंटफोर्ड के बीच हुआ कड़ा मुकाबला। रोमांचक मुकाबले में वोल्व्स ने ब्रेंटफोर्ड को 3-2 से हराया। एफए कप में ही तीसरे दौर के एक अन्य मुकाबले में ब्रिस्टल सिटी ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1-0 से हराया। एक्टर मोहित रैना, रोशन मैथ्यू और सारा जैन डायस इजरायली ड्रामा मैकपाई के भारतीय रीमेक में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसका नाम कनखजूरा रखा गया है। विद्युत जामवाल और नोरा फतेही की आगामी फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा का पहला गाना दिल झूम रिलीज कर दिया गया है। जंगली और सनक जैसी फिल्मों में एक्शन स्टार विद्युत जामवाल के साथ काम करने वाली अभिनेत्री पूजा सावंत और रुक्मिणी मैत्रा उनकी आगामी फिल्म क्रैक के एक गाने में उनके साथ नजर आएंगी। विद्या बालन और प्रतीक गांधी आगामी फिल्म 2 और 2 प्यार के लिए साथ आ रहे हैं। फिल्म में इलियाना डिक्रूज और सेंथिल राममूर्ति भी हैं। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। एक्टर अरशद वारसी, जूही चावला, गौहर खान और दिव्या दत्ता फिल्म निर्माता निधीश पूजा कल की अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर ईगो में नजर आएंगे। आगामी फिल्म फाइटर में भूमिका निभाने वाले अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने कहा कि फिल्म ने उनके भीतर गर्व और देशभक्ति की गहरी भावना जगाई है। कॉफी विद करण सीजन 8 के फिनाले एपिसोड में कई प्रभावशाली लोगों के साथ सोशल मीडिया सनसनी ओरी अतिथि के रूप में नजर आएंगे। बॉलीवुड के जाने माने शायर और गीतकार जावेद अख्तर आज 79 वर्ष के हो गए। जावेद अख्तर का बचपन से ही शायरी से गहरा रिश्ता रहा। कर्मा कॉलिंग में अपने किरदार इंद्राणी कोठारी को लेकर अभिनेत्री रवीना टंडन ने खुलासा किया है कि उन्होंने शो में अपने ग्लैमरस लुक के लिए अपनी बेटी राशा से टिप्स ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और एक्टर विजय सेतुपति की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मैरी क्रिसमस रिलीज के 5 दिनों में 15 करोड़ भी नहीं कमा पाई। तेजा सज्जा स्टारर फिल्म हनुमान का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। रिलीजिंग के महज 4 दिनों के भीतर ही कुल 68.60 करोड़ का कारोबार कर लिया गया है। इस साल गुजरात के गांधीनगर में 27 और 28 जनवरी को प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड्स के 69वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म आंख मिचौली के खिलाफ जारी उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें फिल्म पर दिव्यांग जनों के अपमान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अयोध्या में 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुकी है।